Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about India emerges as world's second largest arms importer as per SIPRI report. Important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है सिप्री। इट स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम तो है इसका पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन इट पब्लिशेस रिपोर्ट्स रिगार्डिंग आर्म्स एम्यूनेशंस कि आर्म्स एम्यूनेशंस कितने ज़्यादा अलग अलग देशों के अंदर प्रोक्योर हो रहे हैं, उनकी कितने नंबर्स हो गए हैं, इन सब के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो बेसिकली इट एम्स टू ट्रांसपेरेंटली ब्रिंग द नंबर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस एक्यूमुलेटेड बाय द वर्ल्ड कंट्रीज, ताकि उस पर एक लिमिटेशन लगा रहे, बहुत ज़्यादा आर्म्स की प्रोलिफरेशन ना हो, जिससे वर्ल्ड वाइड पीस मेंटेन किया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन सिप्री के बारे में बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। इसका हेडक्वार्टर है एट सोलना इन स्टॉकहोम, स्वीडन। हर साल सिप्री पब्लिश करता है सिप्री ईयर बुक सिंस 1969, जिसमें अलग अलग देशों का आर्म्स एम्यूनेशंस से रिलेटेड डेटा रहता है, कितना आर्म्स उन्होंने इंपोर्ट किया, उन सब के बारे में डेटा रहता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है सिप्री ने मार्च 2026 में। आज पर दिस रिपोर्ट, इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द पीरियड 2021 टू 2025। साल 2021 से लेकर के साल 2025 तक के बीच में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर रहा है। दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है भारत। पहले नंबर पे है यूक्रेन। तो जितना भी आर्म्स इंपोर्ट हुआ है साल 2021 से लेकर के 2025 के बीच में, उसका 8.8% आर्म्स यूक्रेन ने इंपोर्ट किया है, 8.3% आर्म्स इंडिया ने इंपोर्ट किया है। उसके बाद कतर, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम है। यूक्रेन के अंदर तो इंपोर्ट ज्यादा है बिकॉज यूक्रेन इज अंडर वॉर अगेंस्ट रसिया। यूक्रेन के जो टॉप मोस्ट सप्लायर्स हैं वो हैं यूएस, जर्मनी, पोलैंड। भारत की बात करें तो भारत के लिए हर बार की तरह साल 2021 से लेकर के 2025 के बीच में जो लार्जेस्ट सप्लायर है वो रसिया ही है, लेकिन कुछ और भी नए सप्लायर्स इमर्ज हुए हैं जैसे फ्रांस, इजराइल। भारत के पर्सपेक्टिव से और अगर हम बात करें तो 2016 से लेकर के 2020 के बीच में जितना हमने आर्म्स इंपोर्ट किया था उसके मुकाबले 4% का डिक्लाइन है बिटवीन दिस पीरियड 2021 टू 2025। तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है इन आर्म्स इंपोर्ट या डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट। उसके पीछे कारण है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। भारत के अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस किया जा रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा डिफेंस इंपोर्ट हमारा रिड्यूस हुआ है। इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस हुई है अबाउट 4%। दूसरा एक ट्रेंड देखें विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आर्म्स एम्यूनेशंस, तो रसिया स्टिल रिमेन्स टॉप सप्लायर, लेकिन रसिया का जो शेयर है इन डिफेंस एक्सपोर्ट वो कम हुआ है। साल 2011 से लेकर के 15 वाले रिपोर्ट में रसिया was India's largest defense supplier और overall 70% of the defense import of India came from Russia itself। लेकिन वही 2021 से 25 वाले रिपोर्ट में ऑफ सिप्री, Russia's share in India's arms import has reduced from 70% to 40%। तो रसिया अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। 40% तक आर्म्स भारत रसिया से खरीदता है, आर्म्स इक्विपमेंट्स भारत रसिया से खरीदता है, लेकिन वो शेयर घट रहा है। एक वक्त था 2011-15 के बीच में रसिया से हमने लगभग 70% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए थे अपने। करंट टाइम में अगर ट्रेंड देखा जाए तो रसिया का सप्लाई भारत के लिए कम हो रहा है,
जबकि फ्रांस और इजराइल जैसे देशों का सप्लाई भारत के लिए बढ़ रहा है। अलग अलग देशों से जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भारत इंपोर्ट करता है उनके बारे में अगर बात करें, इजराइल से अगर हम बात करें तो एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम फाल्कन, ये किसी फाइटर जेट के ऊपर एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम लगाया जा सकता है। बराक 8 स्पाइडर मिसाइल, IAI हेरोन, ये सब रसिया से, ये सब इजराइल से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बराक तो हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं इजराइल के साथ। वहीं यूएस के साथ P-81, C-130J सुपर हरक्यूलस, M-77 हाउविट्जर गन्स, ये सब। रसिया से सुखोई फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग रसिया के साथ मिलकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। T-90 भीष्म, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। वहीं अगर हम फ्रांस से बात करें तो स्कॉर्पियन क्लास INS कालावरी, ये हम लोग फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ कुछ मोटी मोटी बातें ध्यान रखिएगा। कभी कभार डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन से देश से आ रहे हैं उनके बारे में भी पूछ लेता है। ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है C-130J सुपर हरक्यूलस के बारे में कि कौन से देश से आता है भारत के अंदर, ये सब पूछा जा चुका है। तो दिस इज द ट्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस इंपोर्ट बाय इंडिया। सिपरी रिपोर्ट, मोटी मोटी बातें, 2021 से 25 के बीच में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर रहा है। 8.3% के आसपास डिफेंस इंपोर्ट हमने किया है। पहले नंबर पे यूक्रेन है, थोड़ा सा डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट पे रिलाई करते हैं फॉर आवर डिफेंस इक्विपमेंट। रसिया का शेयर अभी भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले कम हो रहा है। APSC ने सिपरी के ऊपर लास्ट टू लास्ट प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। APSC का प्रश्न है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर को अपॉइंट कर दिया है। मोज्तबा खमेनी, द सेकंड सन ऑफ former supreme leader of Iran Ayatollah Ali Khamenei has been announced as his successor. So now Mojtaba Khamenei will be Iran's third supreme leader. सबसे पहले supreme leader after Iranian revolution बने थे आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी 1979 से लेकर के 1989 तक। उनके डेथ के बाद आयतुल्ला अली खामेनेई 1989 से लेकर के 2026 तक। अभी रिसेंटली आपको पता है एक वीक पहले आयतुल्ला अली खामेनेई, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, वाज किल्ड इन अ एयर स्ट्राइक बाय US एंड इजराइल। तो ईरान के सुप्रीम लीडर के डेथ के बाद उनके सन मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर डिक्लेयर किया गया है। इसको लेकर के थोड़ा बहुत डिबेट भी हो रहा है, कंट्रोवर्सी भी हो रही है, क्योंकि ईरान का जो सुप्रीम लीडर वाला पोजीशन है वो ट्रेडिशनली हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है। खोमेनी के बाद खोमेनेई बने थे सुप्रीम लीडर एंड खोमेनेई वाज नॉट सन ऑफ खोमेनी। तो ये पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है। इनफैक्ट जो ईरानियन रिवॉल्यूशन लाया गया था अगेंस्ट पहलवी रेजिम, वो मेनली इसीलिए लाया गया था क्योंकि ईरानियन रिवॉल्यूशन की मदद से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते थे रिवॉल्यूशनरीज। तो हेरिडेटरी सक्सेशन या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये अगेंस्ट था ईरानियन रिवॉल्यूशन। और अब हुआ क्या है कि जो सुप्रीम लीडर मारे गए हैं उन्हीं के बेटे को बना दिया गया है द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। तो इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा है कि नाउ द हेरिडेटरी सक्सेशन इज नाउ बीइंग सीन इन ईरान एज वेल। सो ये एक कंसर्न है, ये कुछ बातें चर्चा में हो रही हैं। ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ईरान इज रिसेंटली एट द सेंटर ऑफ ऑल द डिस्कशंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इस कारण से ईरान की छोटी बड़ी डेवलपमेंट्स पे हमें थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। हो सकता है प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ ले कुछ कि जो थर्ड सुप्रीम लीडर है वो कौन है, क्या है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं दिया है। आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि नाउ द थर्ड सुप्रीम लीडर हैज बिन अपॉइंटेड। Next topic is about LIGO India project, which is a gravitational wave detection center.
इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पहले समझते हैं। दीज आर रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम। इसको विजुअलाइज करना थोड़ा कठिन हो सकता है इन जनरल, बट स्पेस एंड टाइम के अंदर कभी कभार रिपल्स जनरेट हो सकते हैं इस तरीके के, बिकॉज ऑफ सम एनर्जेटिक या वॉयलेंट नेचुरल या कॉस्मिक प्रोसेसेस लाइक मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करेंगे तो उस कारण से बहुत हाई एनर्जी एक बार में रिलीज होती है, और उस एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज के कारण रिपल्स क्रिएट हो सकते हैं इन स्पेस एंड टाइम। इन्हीं रिपल्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोपागेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। जिस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है उसी स्पीड से ग्रेविटेशनल वेव भी मूव करता है। दैट इज समवेयर क्लोज टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल वेव जैसी भी कोई चीज होती है, ऐसा पहली बार प्रपोज किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन 1915-16 में। उन्होंने बस थ्योरेटिकली कहा था, उन्होंने प्रूफ करके नहीं दिखाया था, डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाया था कि ये देखिए ये है ग्रेविटेशनल वेव। उन्होंने लगभग 1915-16 में कहा कि देयर आर एंटिटीज लाइक ग्रेविटेशनल वेव विच आर रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम। 100 years later, in 2015, the first gravitational wave was actually detected by LIGO, Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, शॉर्ट में LIGO। उसके बाद से और भी कई सारे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए हैं। तो 100 साल बाद आफ्टर प्रेडिक्शन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम, एंड दीज रिपल्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एनर्जेटिक प्रोसेसेस। तो किस तरीके के एनर्जेटिक प्रोसेसेस हैं, कैसे कैसे एनर्जेटिक प्रोसेसेस से रिपल्स क्रिएट होते हैं? तो एनर्जेटिक प्रोसेसेस लाइक मर्जर ऑफ टू न्यूट्रॉन स्टार्स, दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में मर्ज कर जाएं, या मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स, दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज कर जाएं, तो इन प्रोसेसेस में निकलती है एनर्जी, और वो एनर्जी रिपल्स क्रिएट करती है स्पेस एंड टाइम में, जिस कारण से ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होते हैं। तो क्या होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स या क्या होते हैं ब्लैक होल्स जिनके मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होता है, वो भी थोड़ा देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। यू सी, स्टार बनता कैसे है उसका भी प्रोसेस देख लीजिए। स्टार असल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का लंप से बनता है। तो एक नेबुला होता है स्टार्टिंग में। नेबुला सिंपली मीन्स लंप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। ये इतने वास्ट अमाउंट में है ये हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस कि वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस दिस नेबुला मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस keeps on contracting. Because of the contraction, fusion reaction happens, and then that fusion reaction leads to birth of a new star. तो एक स्टार का जन्म होगा बिकॉज फ्रॉम दिस नेबुला इटसेल्फ। नेबुला में लंप है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फिर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगा जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करके हीलियम बनाएगा और उसमें बहुत सारा एनर्जी रिलीज करेगा, तो स्टार इज बॉर्न। अब ये स्टार लार्ज स्टार हो सकता है या स्मॉल स्टार हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लंप। इफ लंप इज बिग देन इट विल बी अ लार्ज स्टार, इफ लंप इज स्मॉल देन देयर विल बी स्मॉल स्टार। अगर लंप छोटा है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम कम थे, तो छोटा स्टार बनेगा। अब ये स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता रहेगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव अंडरगॉन फ्यूजन रिएक्शन, अब उस स्टार के अंदर फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, एंड देन दैट विल लीड टू डेथ ऑफ द स्टार। सो वंस अ स्मॉल स्टार इज क्रिएटेड एंड इट हैज अंडरगॉन फ्यूजन रिएक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल बचा नहीं है, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, एंड डेथ के बाद जो रिमेन बचता है ऑफ ए स्मॉल स्टार उसको कहा जाता है ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन वहीं अगर एक लार्ज स्टार बना है बिकॉज ऑफ द लार्ज लंप ऑफ नेबुला, तो लार्ज स्टार में फ्यूजन रिएक्शन होता रहेगा, उस फ्यूजन रिएक्शन के कारण सुपर जाइंट बनेगा। जो सुपर जाइंट अभी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है,
एंड देन एक्सट्रीम फ्यूजन रिएक्शन के कारण वो स्टार एक बार के लिए एक्सप्लोड करता है. एक्सप्लोजन ऑफ अ लार्ज स्टार इज नोन एज सुपरनोवा. आफ्टर सुपरनोवा वेयर द लार्ज स्टार हैज अंडरगॉन कंप्लीट फ्यूजन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द फ्यूल हैज बीन कंज्यूम्ड. उसके बाद द डेथ ऑफ द स्टार हैपेंस. लार्ज स्टार का डेथ होता है. आफ्टर डेथ ऑफ दिस लार्ज स्टार, एंड दैट हैपेंस, द डेथ हैपेंस आफ्टर सुपरनोवा. तो लार्ज स्टार है, उसका सुपरनोवा हुआ मतलब एक्सट्रीम फ्यूजन रिएक्शन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद से उस स्टार की डेथ होती है. डेथ के बाद इट में लीड टू न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल. न्यूट्रॉन स्टार होता है अगर स्टार लार्ज है लेकिन बहुत लार्ज नहीं है, तो आफ्टर डेथ इट विल लीड टू न्यूट्रॉन स्टार. इफ द स्टार इज वेरी वेरी लार्ज, बिकॉज नेबुला वाज वेरी वेरी लार्ज, तो उस केस में आफ्टर डेथ इट लीड्स टू ब्लैक होल. ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार में बस इतना अंतर है कि न्यूट्रॉन स्टार उतना बल्कि नहीं है. सो नाउ न्यूट्रॉन स्टार हैज कॉन्ट्रैक्टेड एंड इट इज नाउ हैविंग अ प्रॉपर शेप. उसके फर्दर ये और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. जबकि ब्लैक होल इतना बल्कि है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी इसके पार्टिकल्स के बीच में आपस में लग रहे हैं, एंड पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, and that is why black hole is still shrinking. It does not have a well defined surface because of the gravitational force. The black hole is still shrinking. तो ये होता है ब्लैक होल. ब्लैक होल इतना बल्कि होता है, इतना डेंस होता है कि आसपास से गुजरने वाली लाइट को भी आपस में अपने तरफ खींच लेता है. तो कोई लाइट रेज यहां से गुजर रही, उसको आप अपने तरफ खींच लेता है ब्लैक होल. तो लार्ज स्टार के डेथ से बनते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स. अब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज कर जाएं या दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में मर्ज कर जाएं, तो उससे रिलीज होता है एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी स्पेस एंड टाइम में रिपल जनरेट करता है, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स. ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए दुनिया भर में अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज बनाए गए हैं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने तो प्रेडिक्ट कर दिया. अब उनके प्रेडिक्शन के बाद दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे ऑब्जर्वेटरीज बनाए गए हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए. जैसे अमेरिका में बात करें तो दो डिटेक्टर या ऑब्जर्वेटरीज हैं. वन एट हैनफोर्ड, लीगो ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, दूसरा इन लिविंगस्टन. इटली में है विर्गो. जापान के अंदर है कागरा. जर्मनी के अंदर है जियो 600. ये सब ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी हैं. भारत में ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाया जा रहा है जिसका नाम होगा लीगो, अंडर ए प्रोजेक्ट जो इसका नाम है इंडिगो प्रोजेक्ट. तो इंडिगो प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है भारत में. उस ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी का नाम होगा लीगो इंडिया. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एट हिंगोली इन महाराष्ट्र. ये एल शेप का स्ट्रक्चर होगा. इसका एल शेप स्ट्रक्चर होगा. ये आर्म 1, आर्म 2, इस तरीके का उसका डिजाइन होगा. 2600 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे और साल 2030 तक इसको कंप्लीट करके तैयार किया जाएगा एज पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है लीगो प्रोजेक्ट, उसके इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, भाई बाकी सिविल एक्टिविटीज तो करनी होगी ना, उसके इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1600 करोड़ का टेंडर निकाला गया था लास्ट ईयर. अभी तक वो टेंडर किसी डेवलपर को दिया नहीं गया है. सो दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. तो यही इस आर्टिकल में बोला गया है कि लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने टाइमलाइन तो ड्रॉ कर दिया है 2030 तक का, लेकिन काफ़ी स्लो काम चल रहा है. तो इस कारण से ये जो डेडलाइन है ये ब्रीच हो सकता है 2030 वाला, क्योंकि अभी तक बेसिक इंजीनियरिंग वर्क करने के लिए भी, सिविल इंजीनियरिंग वर्क करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है. दैट वाज द न्यूज़. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लीगो इंडिया फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जेंडर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैंपियंस अवार्ड. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखिए, अभिजीत भट्टाचार्य जी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियाज men national volleyball team has been named for global winner of 2025 International Olympic Committee Gender Equality, Diversity and Inclusion Champions Award. He hails from Tejpur, Assam और वो पहले इंडियन मेन नेशनल वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं. आफ्टर his illustrious career as volleyball
कैप्टन ऑफ इंडियन मेन नेशनल टीम, उन्होंने रूरल इंडिया में स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करने का काम शुरू किया और स्पोर्ट्स के थ्रू जेंडर इक्वालिटी, एक्सेस टू स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स, ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, इन सब पे काम करना शुरू किया। उन्होंने 2 मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किए असम के अंदर। असम वॉलीबॉल मिशन 100, इसके अंतर्गत विलेज एरियाज में 100 वॉलीबॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा वॉलीबॉल लीग उन्होंने शुरू कराया ताकि वॉलीबॉल को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट हो, पॉपुलैरिटी क्रिएट हो। उनके इसी ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करने के एफर्ट्स के कारण उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये अवार्ड दिया है, जेंडर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैंपियंस अवार्ड। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रायसीना डायलॉग से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये जो बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेकर के जो प्रोटोकॉल था, दैट वाज कार्टेजिना प्रोटोकॉल। बंगाल फ्लोरिकान से रिलेटेड अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर ईरान नहीं है। दैट वाज द क्वेश्चन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।